हेलो बड़ी बेटा, कैसे? उम्मीद कर रहा हूं आपको इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा और कंफर्टेबल लग रहा होगा। आज बेटा हम डिओपोली का अगला मॉडल करेंगे जिसका नाम है स्टेकलबर्ग्स डिओपोली मॉडल। आज हम इस मॉडल की चर्चा करेंगे, स्टेकलबर्ग्स डिओपोली मॉडल। देखो, स्टेकलबर्ग डिओपोली मॉडल के बारे में कुछ बताऊंगा। Stackelberg duopoly model, also called as Stackelberg's competition, is a model of imperfect competition. तो पहली बात आपने ये समझनी है कि जो स्टेकलबर्ग डिओपोली मॉडल है ये इम्परफेक्ट कंपटीशन के लिए, ऑब्वियसली क्योंकि ये डिओपोली का मॉडल है और डिओपोली जो है इम्परफेक्ट कंपटीशन की वन ऑफ द फॉर्म है। और दूसरी बात ये है कि ये नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली का मॉडल है। मैंने बताया था ना, ओलिगोपोली दो तरह की होती है, कोल्यूसिव एंड नॉन कोल्यूसिव। ये नॉन कोल्यूसिव का मॉडल है। ये मॉडल जो है इट वाज डेवलप्ड इन 1934 बाय हेनरिच स्टेकलबर्ग इन हिज मार्केट स्ट्रक्चर एंड इक्विलिब्रियम एंड रिप्रेजेंटेड अ ब्रेकिंग पॉइंट इन द स्टडी ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, particularly the analysis of duopolies, since it was a model based on different starting assumptions and gave different conclusions to those of Cournot's duopoly model. तो थोड़ा सा पहले मैं इसको कूर्नॉट से कंपेयर कराता हूं। मैं आपके इस मॉडल को कूर्नॉट से कंपेयर कराता हूं। देखो, जो कूर्नॉट का मॉडल था वो बात करता था एक्शन रिएक्शन। ठीक है ना? वो कहता था कि दो फर्म्स हैं अगर, तो दोनों फर्म्स ये सोचेंगी कि दूसरी फर्म अपनी क्वांटिटी फिक्स कर लेगी, हमारे पे डिपेंडेंट नहीं है, हम उसके हिसाब से अपना रिएक्शन कर्व बनाएंगे। तो उसमें क्या होता था, ए फर्म अपना रिएक्शन कर्व बनाती थी, बी फर्म अपना रिएक्शन कर्व बनाती थी, और जो कंबाइंड इक्विलिब्रियम आता था वो उनके एक्शन और रिएक्शन से आता था। तो दोनों फर्म्स जो है कूर्नॉट मॉडल के अंदर वो क्या करती थी, अपना रिएक्शन कर्व निकालती थी और उनके रिएक्शन कर्व के इंटरेक्शन से अल्टीमेट आंसर आता था। पर स्टेकलबर्ग में ऐसा नहीं है। स्टेकलबर्ग ये कहता है कि जो डोमिनेंट फर्म होगी, मान लीजिए फर्म 1 डोमिनेंट है, वो फर्स्ट अपना क्यू आइडेंटिफाई करेगी। कैसे कैसे आइडेंटिफाई करेगी, बताया हुआ मैंने आपको। वो अपना क्यू आइडेंटिफाई करेगी एम आर इक्वल टू एमसी से। वो अपने एम आर को एमसी के बराबर पुट करके अपना क्यू आइडेंटिफाई करेगी। एक बार फर्म 1 ने अपना क्यू आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके बाद जो फर्म 2 है, ऑन द बेसिस ऑफ रिमेनिंग डिमांड, जो डिमांड बच जाएगी उसके बेसिस पर क्यू आइडेंटिफाई करेगी। उसी तरीके से एम आर इक्वल टू एमसी के बेसिस पर। तो एक्शन रिएक्शन में ये फर्क है। इसमें एक फर्म डोमिनेंट सी हो जाती है, जिसकी ब्रांड इमेज ज्यादा होती है, वो लीड करती है, वो पहले पूरी मार्केट को, अब मार्केट के डिमांड कर्व को अपना डिमांड कर्व मानकर उससे अपना एमआर निकालकर अपनी एमसी को इक्वेट करके इक्विलिब्रियम निकाल लेती है, अपनी क्यू डिटरमिन कर लेती है। फिर जो दूसरा प्रोड्यूसर है जो कि नॉर्मली स्मॉल होता है पहले के मुकाबले, वो रिमेनिंग मार्केट से अपना एमआर कर्व निकालकर उसको एमसी से इक्वेट कर अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट निकाल लेता है। तो इससे होता क्या है, जो फर्म 1 होती है वो नॉर्मली ज्यादा प्रोड्यूस करती है और फर्म 2 जो होती है वो नॉर्मली कम प्रोड्यूस करती है, वो कम ही प्रोड्यूस कर पाती है। क्लियर? और जो पिछला मॉडल था कूर्नॉट वाला,
उसमें क्या होता है, अगर दोनों की कॉस्ट कर्व सेम हो तो दोनों फर्म इक्वल प्रोड्यूस करती है, दोनों इक्वली स्ट्रॉन्ग होती है, मोटा मोटा। यहां पर ऐसा नहीं। क्लियर हो गया? आइए आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं, उसके बाद हम जो है मैं आपको डायग्राम बनाना भी सिखाऊंगा। है जी। अब हम सबसे पहले इंडस्ट्री का डिमांड कर्व बनाते हैं। इंडस्ट्री का डिमांड कर्व, ये जो हो गया इंडस्ट्री का डिमांड कर्व हो गया। अब जो ये फर्म है वो अपना, जो फर्म 1 है वो ये मानेगी, यहां लिख भी देता हूं, कॉस्ट एंड प्राइस, और यहां आ गया आपका नीचे के एक्सिस पे क्वांटिटी। बहुत धीरे धीरे बनाऊंगा डायग्राम ताकि आपको अच्छे समझ में आए। आपके लिए स्पेशल मैंने सिस्टम बनाया हुआ है। अब वो क्या करेगी, इसका ना मिड पॉइंट ले लेगी। क्या ले लेगी? मिड पॉइंट। इसका मिड पॉइंट ले लेगी। ये टोटल जो मिला के इसका मिड पॉइंट लगभग यहां आएगा। यहां से मिड पॉइंट से वो इसी पॉइंट पे जाएगी एमआर। तो एमआर बनाने का तरीका भी आपको मैंने सिखा दिया। वो आपने कैसे बनाना है, पहले एआर बनाने लें, फिर इस एक्स एक्सिस का मिड लेके वहां से आपने यहां तक लाइन खींचनी है, तो आपका एमआर आ जाएगा। तो जो मार्केट डिमांड कर्व है उसको जो फर्म 1 है अपना एआर समझ लेगी, इसलिए मैं उसको क्या कह रहा हूं, AR1। और इससे वो अपना एमआर निकाल लेगी, इसलिए इसको क्या कह रहा हूं मैं, MR1। ठीक है। अब वो अपना एमसीयू निकालेगी। हम ये मान लेते हैं इजीनेस के लिए कि दोनों फर्म की जो मार्जिनल कॉस्ट है सेम है, तो हम एजम्पशन ले रहे हैं, इधर एक एजम्पशन ले रहे हैं। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बोथ फर्म्स इज सेम। दोनों फर्म का मार्जिनल कॉस्ट हम सेम मान रहे हैं। वो अलग भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सेम हो, अलग भी हो सकता है। और सेम और कांस्टेंट मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? सेम एंड कांस्टेंट। तो अब जो ये पहली वाली फर्म है वो अपना एमसी ले लेगी। अब अलग भी ले सकते हैं, अलग से भी दिखा दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब पहली वाली फर्म जो है वो अपना एमसी ले लेगी, ये उसका एमसी हो गया, यही MC1 हो गया और यही MC2 हो गया, अगर हम दोनों की कॉस्ट सेम मान लें। अब इक्विलिब्रियम कहां आया? इस पॉइंट पर आया, इसको हम बोल देंगे E1। अब जो पहली फर्म है वो इतनी आउटपुट प्रोड्यूस करेगी, जिसको मैं कह देता हूं Q1। ये हो गया आपका ओरिजिन। क्लियर? तो फर्म 1 ने इंडस्ट्री के डिमांड कर्व को अपना डिमांड कर्व मानकर
MR1 निकाला, उसको हमने AR1 कह दिया इंडस्ट्री के डिमांड कर्व को, उससे जो MR निकाला वो MR1 हो गया। और उसके बाद उसने अपना इक्विलिब्रियम वहां निकाला जो MC1 इक्वल टू MR1, MC1 इक्वल टू MR1, और इस इक्विलिब्रियम से उसकी क्वांटिटी निकलाई। तो जो पहली फर्म है वो Q1 यूनिट्स बनाएगी। अब अगर आप ध्यान से देखें, अब जो ये OQ1 यूनिट्स है ये तो पहला प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर देगा। अब आएगी फर्म 2। फर्म 2 के लिए मैं ब्लू कलर ले रहा हूं। तो फर्म 2 क्या करेगा, इस पूरे AR1 डिमांड कर्व में से, मैं रिपीट कर रहा हूं, इस पूरे AR1 डिमांड कर्व में से, मैं रिपीट कर रहा हूं, वो OQ1 यूनिट्स हटा देगा। वो कहेगा भाई OQ1 यूनिट्स जो है वो किसने प्रोड्यूस कर दिए, फर्म 1 ने। तो वो अपना जो नया डिमांड कर्व बनाएगा वो इस डिमांड कर्व को AR1 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेगा पैरेलली बाय OQ1 यूनिट्स। तो वो अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखें तो वो डिमांड कर्व ऐसा बन जाएगा। देखिए मैं बना रहा हूं ब्लू कलर से, यहां से ऊपर लेके अप्रोक्सीमेटली यहां से आए। पैरेलल बनेगा, इसको थोड़ा सा सरका लेंगे, इसको थोड़ा मोटा कर लेते हैं पहले, ठीक है। ये इसके पैरेलली बनेगा AR1 के, और इसको हम बोल देंगे MR1, AR2 डिमांड कर्व ऑफ सेकंड फर्म। अब वो जो इसका मिड पॉइंट होगा, ये लगभग इसका मिड पॉइंट ले लेता हूं, मिड पॉइंट वो हो जाएगा ये, इसका मिड पॉइंट लेगा, इसे यहां से लेकर इधर तक का मिड पॉइंट, और इस मिड पॉइंट से लाइन खींचेगा यहां तक। ये हो जाएगा उसका MR2, और वो अपना इक्विलिब्रियम कहां निकालेगा, जहां MR2 MC2 को इंटरेक्ट करेगा। MC1 और MC2 हमने सेम लिए, तो MR2 MC2 को कहां इंटरेक्ट कर रहा है, E2 पॉइंट पर। यहां से वो अपनी जो है क्वांटिटी निकाल लेगा। कौन सा प्रोड्यूसर, दूसरा प्रोड्यूसर जो स्मॉल होगा कंपैरेटिवली, वो अपनी क्वांटिटी यहां से निकाल लेगा। ये हो गया Q2। राइट जी। तो इस तरीके से इक्विलिब्रियम आएगा। बताइए आपको कैसा लगा, क्लियर हुआ, आनंद आ गया? तो आइए एक बार पढ़ते हैं। A Stackelberg-Duopoly model is a sequential game। सीक्वेंशियल गेम क्यों कहा गया? पहले डोमिनेंट फर्म, बड़ी वाली फर्म 1 अपना इक्विलिब्रियम निकालेगी। जब वो निकाल लेगी तो बची हुई मार्केट से फर्म 2 अपना इक्विलिब्रियम निकालेगी। इसलिए इसको हमने क्या कहा है, सीक्वेंशियल गेम। सीक्वेंस में चलेगी, नॉट साइमल्टेनियस एज इन कुरनॉट मॉडल। कुरनॉट मॉडल में तो क्या था, दोनों के रिएक्शन का निकालते थे, फर्म 1 फर्म 2, और उन रिएक्शन करके इंटरेक्शन से, इंटरसेक्शन पर हम दोनों का इक्विलिब्रियम निकालते थे। तो वो कौन सा मॉडल हो गया था, वो एक्शन रिएक्शन वाला मॉडल हो गया था, साइमल्टेनियस मॉडल हो गया था। देयर आर टू फर्म्स which sell homogeneous products and are subject to same demand and cost function। तो हमने दोनों का MC क्या लिया था, सेम लिया था, नोट करिए, या दोनों का MC क्या लिया था, सेम। क्यों? क्योंकि हमने ये माना कि जो दोनों फर्म है उनकी कॉस्ट कंडीशंस क्या है, सेम। वन फर्म से M1 द लीडर जो बड़ी है is perhaps better known और has a greater brand equity। नॉर्मली जो पहली फर्म है फर्म 1 वो ज्यादा नोन फर्म होगी, उसकी ब्रांड इक्विटी, उसकी प्रेजेंस मार्केट में ज्यादा होगी।
एंड इज देयरफॉर बेटर प्लेस्ड टू डिसाइड फर्स्ट। तो वो पहले डिसाइड करेंगे which quantity say Q1 to sell on the basis of its MC1 MR1। इसको आप MR1 भी कह सकते हैं। the basis of MR1। तो ये MR1 हो गया रेड वाला, और ये MC1 हो गया, दोनों का इंटरेक्शन कहां हुआ E1 पे। यहां लिख भी देते हैं एट पॉइंट E1, और ये जो क्वांटिटी है इसको हमने क्या कह दिया, कैपिटल में कर देता हूं Q1, राइट। while the other firm say firm 2 the follower observes this and decides on its production quantity Q2। अब दूसरी फर्म अपनी प्रोडक्शन क्वांटिटी निकालेगी Q2, ये भाई by drawing finding its MR2, ये उसने MR2 निकाला था ना, from the remaining demand curve AR2। उसने क्या किया था, AR1 में से OQ1 जितने यूनिट्स प्रोड्यूस हो चुके थे, इसलिए उसने डिमांड कर्व AR1 को लेफ्ट में शिफ्ट किया बाय कितने से, OQ यूनिट्स। ये वाली जो दूरी है और ये वाली दूरी क्या है, सेम है, तो OQ1 यानी इतना दूर कर लिया उसने। एक पैरेलल डिमांड कर्व बनाया जो OQ1 यूनिट्स दूर था AR1 से, OQ1 यूनिट्स लेफ्ट था AR1 से। तो रिमेनिंग डिमांड कर उसने AR2 निकाला एंड इक्वेटिंग द MR2 विद MC2 एट पॉइंट E2। तो उसने अपना इक्विलिब्रियम इस तरीके से निकाला। तो ये था स्टेकलबर्ग का डिओपोली मॉडल। ये सीक्वेंशियल मॉडल है। सीक्वेंशियल क्यों है, पहले फर्म 1 अपना इक्विलिब्रियम निकालेगी, फिर फर्म 2 अपना इक्विलिब्रियम निकालेगी। बताइए कैसा लगा है, डायग्राम अच्छा लगा आपको? आपके लिए मैंने अपनी तरफ से डायग्राम बहुत खूबसूरत सा बनाया है, इसको मैं सेव करके यहाँ डाल भी देता हूँ। अच्छा डायग्राम लग रहा है। डायग्राम भी आ गया, ठीक है। ये हो गया आपका डायग्राम। अब आगे चर्चा करते हैं। अभी एक न्यूमेरिकल एग्जांपल है, इससे क्वेश्चन को करते हैं, आपको अच्छा लगेगा इस न्यूमेरिकल एग्जांपल से। देखिए, अब हम मान लेते हैं दो बातें। डिमांड कर्व क्या है, P इज इक्वल टू 20 माइनस Q, और MC दोनों फर्म का क्या मान है, 0। तो सबसे पहले इस न्यूमेरिकल से समझा रहा हूं, सबसे पहले फर्म 1 डिसाइड करेगी। फर्म 1 वो कहेगी मेरा रेवेन्यू क्या है, P इंटू Q1। वो पूरी मार्केट को अपनी डिमांड समझेगी, तो 20 माइनस वो Q1 कर लेगी इंटू Q1। अब रेवेन्यू 1 कह देते हैं इसको क्योंकि फर्स्ट फर्म का है। वो क्या हो जाएगा, 20 Q1 माइनस Q1 स्क्वायर। अब वो अपना मार्जिनल रेवेन्यू निकालेगी कैसे, रेवेन्यू का डेरिवेटिव ले लेगी। 20 Q1 का डेरिवेटिव 20 हो गया, 2 नीचे उतराया, पावर में 2 माइनस 1 रह गया। अब वो MR1 इक्वल टू MC1 करेगी, और हमने यहां बोला ही है कि MC ऑफ बोथ द फर्म इज 0। तो क्या हो जाएगा, 20 माइनस 2 Q1 इज इक्वल टू 0। Q1 क्या हो जाएगा, 10। तो पहली फर्म अपनी आउटपुट फिक्स कर देगी 10। अब बारी आएगी फर्म 2 की। फर्म 2 क्या करेगी, वो कहेगी कि जो प्राइस है वो क्या है, 20 माइनस Q, और वो कहेगी भाई दूसरी फर्म ने तो अपना Q1 फिक्स ही कर लिया 10, और मेरे पास जो प्रोड्यूस करना है वो है Q2। तो वो इस तरीके से अपना डिमांड फंक्शन निकालेगी। तो उसका डिमांड फंक्शन जो हो जाएगा, देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस Q1 Q2। ऐसा क्यों, क्योंकि वो कहेगी भाई Q है 10 तो प्रोड्यूस कर चुकी है कौन सी फर्म, फर्म 1, और बाकी मैंने प्रोड्यूस कर दिया। 10 फर्म 1 का हो गया, क्योंकि Q क्या होगा, वो होगा Q1 प्लस Q2। Q है टोटल क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट फर्म प्लस क्वांटिटी ऑफ सेकंड फर्म, और फर्स्ट फर्म की क्वांटिटी हमको पता है 10 है, तो इस Q की जगह 10 प्लस Q2 लिख देंगे। और अब रेवेन्यू 2 क्या हो जाएगा, P इंटू Q2। अब वो क्या करेगी, 10
माइनस Q2 इंटू Q2, रेवेन्यू 2 इज इक्वल टू 10 Q2 माइनस Q2 का स्क्वायर। अब वो मार्जिनल रेवेन्यू 2 निकाल लेगी और वो क्या हो जाएगा 10 माइनस 2Q2, और फिर वो मार्जिनल रेवेन्यू 2 को अपने MC से इक्वेट करेगी। MC आपको बताया है कि दोनों केस में क्या है 0 है, तो Q2 कितना निकलाएगा 5। तो आप इसको कर सकते हैं जैसा मैंने थ्योरी में समझाया। इसको थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं आप चाहे तो, ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरे तरीके से देखिए अगर आपको हल्का सा ये कम पसंद आया। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ठीक है, मैं दोनों लिख सकता हूं। देखो P इज इक्वल टू क्या है 20 माइनस Q, और Q क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2, ऐसे। अब कहिए रेवेन्यू 2 क्या होगा P इंटू Q2। P क्या है 20 माइनस Q1 माइनस Q2 इंटू Q2, ये रेवेन्यू 2। एक ही बात है, स्टाइल लिखने का फर्क। Q1 की वैल्यू एंड में डालू, आंसर सेम ही आएगा 20 Q2 माइनस Q1 Q2 माइनस Q2 का स्क्वायर। अब मार्जिनल रेवेन्यू 2 निकाल लूंगा, डेरिवेटिव ले लूंगा, 20 Q2 का डेरिवेटिव 20, Q1 को कांस्टेंट मानेंगे तो Q1 Q2 का डेरिवेटिव Q1, पावर नीचे आ जाएगी 2 Q2। अब MR2 को इक्वल टू क्या करूंगा MC2 के बराबर। MR2 तो है 20 माइनस Q1 माइनस 2 Q2 इज इक्वल टू MC2 क्या 0, तो हो जाएगा 20 माइनस Q1 इज इक्वल टू 2 Q2, तो Q2 क्या हो जाएगा 10 माइनस हाफ Q1, और Q1 आपको पता ही आपने ऊपर निकाला है वो कितना था 10, तो 10 माइनस हाफ इंटू 10 इक्वल टू 5 यूनिट्स। तो जो फर्म 2 है वो कितने यूनिट्स बनाएगी 5 यूनिट्स। अब बताओ आपको कैसा लगा। तो ये न्यूमेरिकली भी मैंने स्टेकलबर्ग का डायग्राम आपको समझा दिया, पहले फर्म 1 और उसके बाद फर्म 2। आनंद आया कि नहीं, आनंद विभोर हुए कि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। क्रिटिसिज्म क्या है, इस मॉडल के क्या क्रिटिसिज्म, हम पढ़ते हैं किसी चीज को फिर हम उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं कि भैया इसमें ये मजा कम आया है। तो आइए थोड़ा इसको क्रिटिसाइज करके देखते हैं, कमियां ढूंढते हैं इसके अंदर की। The firm has less acceptability in case of industry with smaller firms which do not have leadership position. तो अगर कोई फर्म जो है उसकी लीडरशिप पोजीशन नहीं होगी तो उस केस में स्टेकलबर्ग मॉडल नहीं लग पाएगा। स्टेकलबर्ग मॉडल क्या मानता है कि एक फर्म जो है अपने ब्रांड की वजह से, अपने कंट्रोल की वजह से, अपने पोजीशन की वजह से, प्रोडक्शन कैपेसिटी की वजह से लीडरशिप पोजीशन में हो जाती है, एक्ट फर्स्ट की पावर उसके पास आ जाती है। तो अगर एक्ट फर्स्ट वाली पावर किसी के पास नहीं, सभी फर्म्स, दोनों फर्म्स छोटी छोटी हैं, तो फिर ये मॉडल फेल हो जाएगा। अगर उसमें नॉन कोलिसिव लगना है तो फिर वो कुर्नॉट का ही लगेगा। The result is unstable if both the firms try to act as a leader. जैसे मैंने चर्चा करी, एक लीडर एक फॉलोअर, फॉलोअर कहेगा भाई जो वो प्रोड्यूस करना है उसको करने दो, अगर वो इतना प्रोड्यूस करेगा तो मैं बाकी मार्केट को अपनी मार्केट मान के प्रोड्यूस करूंगा। तो दोनों फॉलोअर बनेंगे, दोनों, एक लीडर और एक फॉलोअर बनेगा। अगर दोनों लीडर बनने की कोशिश करेंगे तो दिस में रिजल्ट इनटू प्राइस वॉर एंड बोथ द फर्म्स विल बी वर्स ऑफ। फिर वो उनकी लड़ाई होगी, उससे दोनों फर्म को नुकसान। और अगर दोनों फर्म फॉलोअर बनने की कोशिश करेंगे, वो कहेंगे भाई दोनों फर्म अपना रिएक्शन कब निकालेंगे, भाई एक्शन बोलेगा रिएक्शन मिलूंगा, दोनों फर्म कहेंगे हम तो रिएक्शन कब निकालेंगे। अगर दोनों फर्म फॉलोअर बन जाएंगे, यानी दोनों फर्म अपना रिएक्शन कब निकालेंगे, तो फिर ये कुर्नॉट्स मॉडल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कुर्नॉट्स मॉडल। तो इसी क्वेश्चन को अगर आप चाहो तो मैं कुर्नॉट मॉडल से भी करके दिखा सकता हूं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। कुर्नॉट मॉडल में क्या होगा, दोनों फर्म क्या मानेंगी, दूसरे की आउटपुट को फिक्स मान लेंगे। दोनों फर्म ये नहीं मानेंगे दोनों की, पहली फर्म तो कहते हैं पूरी मार्केट में नहीं, अब दूसरी फर्म, पहली फर्म ये नहीं कहती पूरी मार्केट में नहीं, वो कहेगी नहीं वो जो प्रोड्यूस करेगी उसके बाद वाली मार्केट में नहीं। तो दोनों फर्म फॉलोअर बनने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको यही क्वेश्चन जो है किससे करके दिखाता हूं, कुर्नॉट्स। देखो इसी क्वेश्चन, तो आपकी क्लैरिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी।
कुर्नॉट्स मॉडल। तो आप दोनों न्यूमेरिकली इसको समझ सकते हैं, दोनों फॉलोअर बने। तो पहले मैं इस पे क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, आपको क्वेश्चन दिखाई देता रहेगा, ये रहा क्वेश्चन। तो अब फर्म 1 की बात करते हैं, इसकी फर्म 1। फर्म 1 कहेगी, अब ये दोनों क्यू को क्या मानेंगे, Q1 प्लस Q2। पहले फर्म 1 ने क्या माना था, क्यू को Q1 माना था, याद करो। फर्म 1 ने क्या माना था, यहाँ पर उसने क्या माना था, क्यू को Q1 मान लिया था, वो भूल गया था, उसने फट से प्राइस में क्यू की जगह Q1 लिख लिया था क्योंकि वो लीडर था। अब ऐसा नहीं है, फर्म 1 भी क्यू को Q1 प्लस Q2 माने। तो जो रेवेन्यू फर्म 1 का होगा वो क्या हो जाएगा, प्राइस इंटू Q1, और प्राइस क्या हो जाएगा 20 माइनस Q1 माइनस Q2। क्यों, डिमांड कर रहे हैं 20 माइनस Q1, क्यू क्या है Q1 प्लस Q2, तो दोनों माइनस हो गए, इंटू Q1। और रेवेन्यू 1 क्या हो जाएगा 20 Q1 माइनस Q1 स्क्वायर माइनस Q2 Q1। अब इससे वो अपना मार्जिनल रेवेन्यू निकाल लेगी, वो क्या हो जाएगा 20 माइनस 2Q1 माइनस Q2। फिर अपने मार्जिनल रेवेन्यू को इक्वेट करेगी अपनी मार्जिनल कॉस्ट से जो कि 0 है, तो 20 माइनस 2Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू 0। और इससे जो रिएक्शन करवाएगा, इसका भी रिएक्शन करवा देगा ना, वो क्या हो जाएगा 2Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 20। तो ये रिएक्शन कर्व ऑफ फर्म ए हो गया, रिएक्शन कर्व ऑफ फर्म ए कह लो या फर्म 1 कह लो, कैसा है। अब फर्म 2 भी अपना रिएक्शन कर्व ऐसे निकालेंगे, तरीका सेम रहेगा, थोड़ा पेज का साइज बढ़ाना पड़ेगा। वो कहेगी भाई रेवेन्यू 2 क्या होगा, P इंटू Q2, और P वो क्या लेगी उसी तरीके से 20 माइनस Q1 माइनस Q2 इंटू Q2। तो रेवेन्यू 2 क्या हो जाएगा 20 Q2 माइनस Q1 Q2 माइनस Q2 का स्क्वायर। अब इससे वो अपना मार्जिनल रेवेन्यू 2 निकालेगी, क्या हो जाएगा 20 माइनस Q1 को कांस्टेंट मानेगी माइनस 2Q2। फिर वो MR2 को MC2 के बराबर करेगी, MC2 क्या 0, 20 माइनस Q1 माइनस 2Q2 इज इक्वल टू 0। इससे क्या मिल जाएगा Q1 प्लस 2Q2 इज इक्वल टू 0। ये आ गया रिएक्शन कर्व ऑफ फर्म 2। अब इन दोनों रिएक्शन कर्व को आप सॉल्व कर लोगे। पहला वाला क्या था, पहला वाला क्या था 2Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू ये 20 होगा, 0 लिख दिया, ट्वेंटी लिखा था। पहला वाला क्या हो जाएगा ये 20, दूसरा वाला क्या हो जाएगा Q1 प्लस 2Q2 इज इक्वल टू 20। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4Q1 प्लस 2Q2 इज इक्वल टू 40। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस 3Q1 इज इक्वल टू माइनस 20, Q1 इज इक्वल टू 20/3। ठीक, अब आप इस वाली इक्वेशन में Q1 की वैल्यू डाल दो, 2 इंटू 20/3 प्लस Q2 इज इक्वल टू 20, Q2 इज इक्वल टू 20 माइनस 40/3, और वो भी क्या हो जाएगा Q2 इज इक्वल टू 20/3। अब देखो दोनों आइडेंटिकल कॉस्ट थी, इसलिए दोनों आइडेंटिकल आउटपुट बना रहे हैं, क्योंकि अब दोनों अपना रिएक्शन कर्व निकाल रहे हैं ना, दोनों फॉलोअर बन रहे हैं ना एक प्रकार से, दोनों आपस में जो है वो पूछ रहे भाई वो कितना प्रोड्यूस करेगी, मैं तो बची हुई मार्केट को अपनी मार्केट लाऊंगा। तो एक्शन रिएक्शन का जब सिलसिला चलेगा तो उसमें लीडर और फॉलोअर का सिलसिले की जगह फॉलोअर चलेगा, तो दोनों इक्वल ही प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि दोनों का कॉस्ट कर्व क्या है सेम। और जब यही क्वेश्चन हमने स्टैकलबर्ग से किया था तो फर्म 1 जो डोमिनेंट फर्म थी वो ज्यादा प्रोड्यूस कर रही थी और फर्म 2 बची हुई मार्केट से अपना आउटपुट निकाल रही थी और वो कम प्रोड्यूस कर रही थी।
मेरे को लगता है इस क्वेश्चन के बाद आपको कूरनॉट के साथ साथ स्टेकलबर्ग भी क्लियर हो गया होगा और उसका कंपैरिजन कूरनॉट से भी समझ आ गया होगा। कूरनॉट के मॉडल के लिए इससे पिछली वीडियो मेरी देखें, आपको आनंद आएगा। बताइए कैसा लगा।